नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहा जा रहा है कि मोदी का 100% इस्तीफा होगा और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और मोदी दोनों फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। यूएन संयुक्त राष्ट्र का नोटिस आ रहा है और मोदी संकट में पड़ रहे हैं। क्या अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि चुनाव प्रणाली जो देश का लोकतंत्र स्थापित करता है, जब वह फ्री एंड फेयर होता है। 2014 के पहले की परिस्थिति जो थी और अब की जो परिस्थितियां हैं, दोनों बहुत ही जमीन आसमान का डिफरेंस हो गई है। ऐसे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी की किताब में बहुत कुछ खुलासा हो गया है। उन्होंने मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। जब सलमान खुर्शीद कांग्रेस के मुस्लिम वर्ग को लेकर के चुनाव में अलग अलग घोषणाएं कर रहे थे, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, तो नोटिस वह जारी किए थे। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से अलग अलग तरीके के हमले हो रहे थे, तो नोटिस कुरैशी ने जारी किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मैसेज भेजा था। बदले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने फोन किया और मिलने का वक्त मांगा, लेकिन कुरैशी कुछ खुद पीएम आवास गए और पीएम दफ्तर और वहां जा करके मनमोहन सिंह से मिले और उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी हो, चुनाव प्रणाली हमारे देश की लोकतंत्र है और लोकतंत्र को अगर कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। कुरैशी को यह शब्द मनमोहन सिंह ने कहा था कि आप लोकतंत्र को बचाइए, किसी नेता को नहीं, चाहे वह सत्ता का हो चाहे कोई हो। चुनाव कोई भी हारे या कोई भी जीते, लेकिन जीत लोकतंत्र की होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख अपनी किताब में किया है कुरैशी ने। और आज का चुनाव आयोग जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बन चुका है। ऐसे में द हिंदू की एक रिपोर्ट आई है जो सभी को चौंका रही है। यूएन संयुक्त राष्ट्र से नोटिस। आप दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एसआईआर पर यूएन रिपोर्ट भारत में अल्पसंख्यक वोटर मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं, यह है। आगे द हिंदू कहता है कि रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक व्यक्ति के लिए इस देश का है, आप इसे जरूर समझिए। और आगे जो प्रणाली किया है, आपके हर एक बच्चे के लिए वह बहुत बड़ा संकट बनने वाला है। तो यूएन से रिपोर्ट आई है। द हिंदू एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र यूएन के 3 विशेष दूतों, स्पेशल रिपोर्टर्स ने भारत के आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन एसआईआर, स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन कार्यक्रम को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के इन विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से पहले से बड़े पैमाने पर मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। लाखों नाम हटाए जाने का आरोप है। 5.85 करोड़ वोटर के नाम काटे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के दूतों ने भारत सरकार को ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नेतृत्व में चल रही इस एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से मतदाता सूचियों से लाखों नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं। इस कदम से विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। पारदर्शिता की कमी और एआई का इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात पर विशेष रूप से चिंता जताई गई है कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए अपारदर्शित और एआई संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तकनीकों में सुधार
या शिकायत निवारण का कोई स्पष्ट जरिया मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि इसके पीछे अल्पसंख्यकों को बाहर करने का एक राजनीतिक नैरेटिव की रिपोर्ट में इस बात पर विशेष रूप से चिंता जताई गई कि मतदाता सूची में संशोधन के लिए अपारदर्शित और एआई संचालित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तकनीकी में सुधार या शिकायत निवारण का कोई स्पष्ट जरिया मौजूद नहीं है। रिपोर्ट में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि इसके पीछे अल्पसंख्यकों को बाहर करने का एक राजनीतिक नैरेटिव, राजनीतिक एजेंडा है। आगे नंबर 1 करें, 60 दिनों का अल्टीमेटम यूएन ने दिया था, संयुक्त राष्ट्र ने दिया था चुनाव आयोग और मोदी सरकार को 60 दिनों का अल्टीमेटम। यह रिपोर्ट 1 मई 2026 को तैयार की गई थी, जिसमें भारत सरकार को इन चिंताओं पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए 60 दिनों की समय सीमा दी गई थी, लेकिन 60 दिनों में जवाब नहीं दिया और अब संयुक्त राष्ट्र एक्शन लेने जा रहा है। कौन कौन से विशेष दूत शामिल हैं इसमें, इस नोटिस में? संयुक्त राष्ट्र के चिंता व्यक्त करने वाले संयुक्त राष्ट्र के 3 विशेष दूतों में शामिल हैं निकोलस लेवरात, अल्पसंख्यक मामलों पर विशेष दूत, स्पेशल रिपोर्टर ऑफ माइनॉरिटी इशू। नंबर 2 आइरीन खान, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रचार और संरक्षण पर विशेष दूत, यानी कि लोकतांत्रिक चीजों को देखने के लिए। और नंबर 3 नजीला घनिया धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता पर विशेष दूत। इन 3 लोगों ने नोटिस जारी किए थे संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, और भारत के पास कोई वीटो पावर नहीं है। अब भारत पर क्या क्या प्रतिबंध लगेंगे, आप दर्शक यह समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर ला करके मामला खड़ा कर दिया है। आज तक विश्व में जो हमारे देश का नाम था चुनाव आयोग के, मुख्य चुनाव आयोग के रूप में चुनाव प्रणाली को लेकर के, टीएन शेषन का समय पूरी दुनिया हमारे देश के चुनाव आयोग की लोहा मानती थी कि लोकतांत्रिक तरीके से प्योर 100% लोकतांत्रिक चुनाव भारत में होता है। टीएन शेषन ने यह औधा स्थापित किया था पूरे विश्व के अंदर, और अब संयुक्त राष्ट्र हमें नोटिस दिया और 60 दिनों का नोटिस खत्म हो गया। यूएन अब एक्शन लेने जा रहा है और हमारे देश की मीडिया इस बात को दबा दी थी। जब कल यह मुद्दा उठा, 60 दिन खत्म होने के बाद एक्शन शुरू हुआ, तब जाकर के सोशल मीडिया पर हुआ भी हमारे देश की गोदी मीडिया ने नहीं चलाया और न डिबेट किया। सोचिए कि लोकतंत्र ही पूरा खत्म हो चुका है। आगे इसके बारे में आप दर्शकों को मैं बताऊं, आप यह बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना, उसके बाद बाकी की चर्चा हम लोग करेंगे। रिपोर्ट में बहुत एक विधानसभा, एक क्षेत्र का इसमें जिक्र है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल, द हिंदू ने इसे प्राथमिकता से छापा है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापा है, लेकिन द हिंदू के बाद इंडियन एक्सप्रेस में आया। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर, जहां हटाए गए मतदाताओं में से 95% मुस्लिम थे, जिनका नाम कटा। 95% मुस्लिमों के नाम काटे गए, जबकि उस क्षेत्र में कुल मतदाताओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 25% के आसपास है। प्रभावित लोगों में कथित तौर पर ऐसे भारतीय पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल थे जिसके पास वैध पहचान दस्तावेज थे। उनके पास दस्तावेज होते हुए भी उनके नाम को काट दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि लिस्ट से बाहर किए गए कई लोगों ने राहत पाने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पत्र में उस आरोपों का भी जिक्र है, सरकारी दस्तावेजों में स्पेलिंग मिस्टेक यह भी है कि उसके वजह से भी काट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी भारत का नहीं सुना और चुनाव आयोग को सपोर्ट किया, सरकार को सपोर्ट किया। इस रिपोर्ट में यह भी है। अब
जरा सा और एक इसके आगे का रिपोर्ट आप दर्शक सुनिए। इसमें यह भी कहा गया है कि लिस्ट से बाहर किए गए लोगों ने राहत पाने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2026 को एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस पत्र में उन आरोपों का भी जिक्र है कि सरकारी दस्तावेजों में स्पेलिंग की मामूली गलतियों, जिन्हें भारत में आम प्रशासनिक समस्या माना जाता है, वो वोटर के नाम हटाने का आधार बनाया गया। यानी कि आपका एक स्पेलिंग गलत है तो उसे वोटर लिस्ट से हटाने का उसको आधार बना करके भी नाम काटे गए, और यह सब सरकारी दस्तावेज, सरकारी अफसर का गलती है, लेकिन यह सब कुछ किया गया। आगे की रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट में सरकार के कई मंत्री, बड़े ध्यान से समझिए, रिपोर्ट में सरकार के कई मंत्रियों और अन्य नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिए गए बयानों पर भी चिंता जताई गई है। पत्र के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मतदाता नामों को हटाने को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को निशाना बनाने के रूप में पेश किया। यूएन विशेषज्ञों ने इसे भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिकों के साथ भ्रमित करने वाला बयान बताया। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में पता रिपोर्ट में सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दिए गए बयानों पर भी चिंता जताई। पत्र के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित सरकारी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से मतदाता नामों को हटाने को अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को निशाना बनाने के रूप में पेश किया। यूएन विशेषज्ञों ने इसे भारतीय मुस्लिम नागरिकों को विदेशी नागरिक के साथ भ्रमित करने वाला बयान बताया। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में पता हटाया गया सहित सरकारी बयान बताया। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की नीति के बार बार उल्लंघन का भी जिक्र किया गया है। यह सारी चीज अब यूएन का क्या है? यूएन संयुक्त राष्ट्र के दूतों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस यूएन के रिपोर्ट में यह कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र यूएन के दूतों की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की बयानबाजी धार्मिक और राष्ट्रीय घृणा को बढ़ावा देने के समान हो सकती है, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि आईसीसीपीआर के अनुच्छेद 20(2) के तहत प्रतिबंधित है। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि किसी धार्मिक समुदाय को हटाने के संदर्भ में राज्य द्वारा संचालित चुनावी प्रक्रिया को प्रस्तुत करना मुस्लिम नागरिकों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को वैधता प्रदान करने की जोखिम पैदा करता है। अब यह चीजें यूएन की तरफ से आई। इसके आगे सुनिए, अंतरराष्ट्रीय किसी धार्मिक समुदाय को हटाने के संदर्भ में राज्य द्वारा संचालित चुनावी प्रक्रिया को प्रस्तुत करना मुस्लिम नागरिकों को प्रति भेदभावपूर्ण रवैये से वैधता प्रदान करने का जोखिम पैदा करता है और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीईआरडी के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन कर सकता है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नरेंद्र मोदी हो, मुस्लिम मंदिर मस्जिद घुसपैठिए, यह सब कहते रहे। योगी आदित्यनाथ 80-20 का खेल करते रहे, मंदिर मस्जिद की बात करते रहे, धर्म राम मंदिर की बात करते रहे, और एक साजिश के तहत न्यायपालिका, चुनाव आयोग और सरकार की मिली भगत से यह सारी चीजें हुई। इसमें ब्यूरोक्रेसी का भी जिक्र है कि ब्यूरोक्रेसी भी पूरी तरह से सरकार के साथ है। अब 2-3 चीजें हैं इसमें। जैसा मैंने कहा कि मोदी 100% इस्तीफा होगा। ज्ञानेश और मोदी को यूएन से नोटिस, मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्या? इसे बड़े ध्यान से समझिए। जो रिपोर्ट मैंने आपकी बताई, इस रिपोर्ट से आप बहुत से दर्शक इसे समझ गए होंगे कि इस रिपोर्ट के मायने क्या है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमारे देश के पास में विटो पावर नहीं है। अमेरिका के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास। चाइना हमारे सपोर्ट करेगा नहीं और अमेरिका भी नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं मिलता था पहले किसी भारत से कहीं भी बाहर जाने के लिए। अमेरिका के लिए वीजा नहीं मिलता था।
प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को वीजा मिलना शुरू हुआ। वीजा क्या मिला, पूरी दुनिया घूम ली, हर जगह जाकर के। अच्छी बात है, लाए क्या वहां से? ठेंगा। अडानी को प्रोजेक्ट दिलाने जा रहे थे। जहां भी गए हैं, रिपोर्ट कहती है कि या तो अडानी पहले गए या मोदी पहले गए, लेकिन वहां अडानी को प्रोजेक्ट जरूर मिला जहां का दौरा हुआ। लेकिन भारत में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट उस देश से नहीं हुआ जिस देश का दौरा किया। तो गए क्यों थे? क्यों गए थे? अब जब एक असंवैधानिक प्रधानमंत्री है, एक असंवैधानिक सरकार हमारे देश में चल रही है, इस पर न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए था। विपक्ष बार बार जा रहा है, लेकिन नहीं। अब क्या हुआ है, अब ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग ने क्या जारी किया है। जिस व्यक्ति का नाम 2002 या 2003 के एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नहीं है, उसके बेटे का नाम वोटर लिस्ट में नहीं चढ़ेगा। यह आदेश जारी किया है, नोटिफिकेशन। लेकिन किसी से कोई राय मशवरा नहीं हुआ, यह गैर कानूनी है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, पार्लियामेंट से कानून बनना चाहिए था। लेकिन बगैर कानून बनाए और बगैर नोटिफिकेशन के इस चीज को लागू कर दिया, किसी से बातचीत नहीं की, अपनी मर्जी से। चुनाव आयोग को चला कौन रहा है? यूएन की रिपोर्ट भी यह कहती है और यह लागू कर दिया, इस एसआईआर में वो लागू है। अब जिस व्यक्ति का 2002 और 2003 में नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, उसका नाम चुनाव आयोग ने एसआईआर में काट दिया। अब उसके बेटे का फर्स्ट टाइम वोटर अगर बन रहा है, फर्स्ट टाइम वोटर है या सेकेंड टाइम है, थर्ड टाइम है, तो फर्स्ट टाइम वोटर है तो उसका नाम नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाप का नाम या मां का नाम 2003 या 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उसका नहीं चलेगा। तो फिर क्या वह भी इस देश का नागरिक नहीं है? दूसरी चीज, जो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम वोटर है, जो लड़का, और उसका नाम, उसके पिता का नाम नहीं है उस वक्त के, तो उसका नाम काट दिया जाएगा, उसका नाम काट दिया जाएगा। इस तरह आप दर्शक मानिए कि तकरीबन 12 करोड़ के आसपास नाम कट जाएंगे युवाओं के। यानी कि अब इस देश के युवा पीढ़ी पर चोट मारी है इस सरकार ने, तो वह कट जाएगा। यानी कि उसका मतलब तात्पर्य यह है कि उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी पढ़ने पर, और किसी सरकारी नौकरी के लिए वह लीगल नहीं रहेगा, वह नहीं भर सकता, उसे सरकारी योजनाओं की किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि उसे बेरोजगार, पैदल और इस देश का नागरिक नहीं मानते, ये सब कुछ उसका छीन लेगी। तो फिर कैसे होगा? इस किसी भी सरकार ने हमारे देश में नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। जब नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो नागरिकता किस आधार पर वह पूछ रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट बनता है और किसी भी स्कूल में दाखिला मिलता है। जब इन्हें नहीं मान रहा, तो आधार कैसे साबित होगा? और जो शख्स चुनाव आयोग इस काम को कर रहा है, उसका कैसे साबित होगा कि वह इस देश का नागरिक है? और उस सरकार और चुनाव और उस न्यायपालिका के जजों का कैसे प्रमाणित होगा कि वह इस देश के नागरिक हैं? उनके बाप दादा इस देश के नागरिक थे। यानी कि बहुत बड़ी धांधली है। अब ऐसे में सोचिए कि जब देश के करोड़ों लोगों को चोट पहुंचाई जा रही है,
तो फिर वह सड़क पर आएंगे। सड़क पर आएंगे तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह पाएंगे? रह पाएंगे प्रधानमंत्री, या इस्तीफा देकर के भाग खड़े होंगे? यूएन, संयुक्त राष्ट्र अब एक्शन लेने जा रहा है भारत पर। इन लोगों को तलब करेगा, चुनाव आयोग हो या प्रधानमंत्री हो, सब इसमें मिले हुए हैं। यह पहली बार है जो सरकार सब कुछ करा रही है। ऐसे में मोदी प्रधानमंत्री पद से अब हटा दिए जाएंगे आने वाले दिनों में। अचानक यह जो यूएन का नोटिस आया, जिसे मोदी मीडिया ने छिपाने की कोशिश की थी, 60 दिन का नोटिस 60 दिन तक छिपा करके रखी थी, 60 दिन तक छिपा करके रखी थी, इस देश को जानकारी नहीं होनी थी। और यह सब कुछ जब एक्शन उन लोगों ने लेना शुरू किया, तभी भी अभी भी इसे मिट्टी डालने की कोशिश जो कर रही है। अब यह पूरी दुनिया जान गई कि भारत में चुनाव हैक हो चुका है, चुनाव पूरी तरह से, चुनाव प्रणाली बदल चुकी है। कुरैशी की किताब का आज जिक्र हो रहा है। उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने 2012-13 का जिक्र किया है, 2014 का जिक्र किया है। उस वक्त मनमोहन सिंह के वक्त मनमोहन सिंह ने कहा कि देश का लोकतंत्र है चुनाव आयोग, इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, और चाहे वह सत्तारूढ़ दल के नेता हो चाहे विपक्ष के, एक्शन सब पर लीजिए। लोकतंत्र को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यह कुरैशी ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें फोन करके बुला करके कहा था कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री को अन्ना हजारे के आंदोलन से हटाया गया था, उस चुनाव में भी फ्री एंड फेयर कराया गया, उनके खिलाफ माहौल बनाया गया, उस सारी चीजों को सत्ता गई, लेकिन लोकतंत्र को जीवित रखा गया। और उसी लोकतंत्र के आधार पर नरेंद्र मोदी आकर के और इस लोकतंत्र को का गला घोट दिया, इन सभी ने मिलकर के। न्यायपालिका भी इसमें शामिल है, जिसने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, और पूरी तरह से एसआईआर को लेकर के मुद्दे चलते रहे, केस चल रहे हैं, करोड़ों लोगों के नाम कट रहे हैं। गृह मंत्रालय नहीं बता रहा है घुसपैठिए कितने हैं, चुनाव आयोग नहीं बता रहा है कि कितने घुसपैठिए उसमें निकले हैं, लेकिन चुप है, और करोड़ों लोग वंचित हो रहे हैं। सबका नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। ऐसा प्रधानमंत्री रह के क्या फायदा? मुझे हम लोग दो चीजों पर चर्चा करें, टू पॉइंट्स पर। नंबर 1, चुनाव प्रक्रिया में धांधली और करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट नाम काट कर किसी एक व्यक्ति के लिए इलेक्शन कमीशन का झुकाव का आरोप है चुनाव आयोग पर। आप दर्शक सोचिए, जब काउंटिंग के वक्त 4-4 घंटा वेबसाइट बंद हो जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, जैसे चुनाव का गणना शुरू होता है, चुनाव वोट गिनना शुरू हो जाता है, और जब बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, तो फिर ऊपर नीचे जब होता है, जैसे भाजपा का बढ़ता है, स्क्रीन को रोक दिया जाता है, फिर वहीं पर रोक दिया जाता है, फिर उसको मैनेज करना चालू करते हैं। और जब ईवीएम में वोट नहीं निकलता है तो वेबसाइट काम करना बंद हो जाता है, काउंटिंग स्लो हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। 4-4, 5-5 घंटा उसके बाद में वो मिलाते हैं। उसके बाद में अचानक भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। यह सब कुछ अनहोनी भाजपा के ही साथ क्यों होती है? ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो वह भाजपा को क्यों फायदा होता है? कभी किसी ने सोचा? चुनाव आयोग विपक्ष जाता है तो मिलने का समय नहीं देता है चुनाव आयोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के एक मैसेज पर चुनाव के तारीख बदल जाते हैं। क्यों? दामाद हैं क्या दोनों? चुनाव आयोग लोकतंत्र के लिए है या सरकार के लिए है? लेकिन यहां पर पारदर्शिता नहीं है।
मोदी ने कानून बनाया कि मुख्य चुनाव आयोग को वही चुनेंगे, चुनाव आयोग को वही चुनेंगे, जबकि इसको लेकर के चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए और जिसे प्रधानमंत्री चुनाव आयोग चुनेगा वह चुनाव आयोग प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं खड़े कर पाएगा। और ज्ञानेश कुमार के ऊपर तो घोटाले का आरोप था और अमित शाह के कार्यालय में थे। या तो ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार आईएएस है, कोई बेटी कलेक्टर बन जा रही है तो डीएम बनने जा रही है तो एसपी बन जा रहा है, कोई कुछ बन जाए कोई कुछ बन जा रहा है। लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। इस कानून को चुनौती देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस पर सुनवाई नहीं की है और ज्ञानेश कुमार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। तो पारदर्शिता कहां है? न्यायपालिका पूरी तरह से सरकार और चुनाव आयोग के साथ खड़ा है और इस देश के लोगों के साथ धोखा कर रहा है। कल के जो अंधभक्त है ना, उनके बच्चे भी इसी लपेटे में आएंगे और 100% आना है। इन लोगों ने चुनाव को पर कब्जा कर लिया है, तो ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का? और अब यूएन क्या एक्शन लेने जा रहा है, अब आने वाले दिनों में वह भी पता चलेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश अब नहीं रहा और संविधान की कोई कीमत नहीं रही अब यहां, क्योंकि सरकार नहीं मान रही है। दूसरे जगह जाकर के भीगी बिल्ली बन जाते हैं और यहां पर तानाशाहियां दिखाते हैं। अब इस बात को जनता जब समझ गई है तो जनता का रुख जो हो रहा है सड़कों पर, वह इन्हें मजबूर कर देगा 100% कि इस्तीफा दे देंगे। और इन्हीं के पार्टी भारतीय जनता पार्टी में इनका बगावत अब तेज हो गया। हर कोई इनके तानाशाहियों से सहमत नहीं है और ऐसे ही चलता गया तो अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री पद से हटा दिए जाएंगे और इन्हें कोई और नहीं, देश की जनता हटाएगी आने वाले दिनों में। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि विपक्ष को चुनाव में धांधली के माध्यम से खत्म और कमजोर करने का साजिश और विधायक और सांसद को खरीद कर सरकार गिराने और बनाने का आरोप भी इसमें है, इस रिपोर्ट में। अब ऐसे में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने हजारों नेताओं को तोड़ा है विपक्ष से, खरीद फरोख्त से, सीधा आरोप लगाया। विपक्ष के नेताओं को तोड़ दिया जाता है, विपक्ष को खत्म कर दिया जाता है, ईडी सीबीआई का डर दिखा करके अपने साथ शामिल कर लिया जाता है। लगातार यह प्रक्रिया चल रही है। जब आपको जनता ने जनमत नहीं दिया, विपक्ष को दिया, तो आप डरा करके क्यों रहे? कहते हैं लोग कि जान बचे तो लाखों पाए। तो जब लोग अपनी जान बचाने के लिए डर से उनके पास जा रहे हैं, डरा करके वो ला रहे हैं, वह अपनी मर्जी से नहीं आ रहे, क्योंकि मर्जी से रहता तो उनके पार्टी से चुनाव लड़े होते, विपक्ष से क्यों लड़ते हुआ? उनके खिलाफ उन्हें वोट मिला है, लेकिन डरा करके अपने साथ ला रहे। यह कहां का लोकतंत्र है कि आपके खिलाफ वोट मिला और उसी को आप तोड़कर पैसे के दम पर ला लिए? इस प्रणाली को पूरा भ्रष्टाचार बना दिया है मोदी ने और इसमें चंद उद्योगपतियों का हाथ है। अब यह चीजें लगातार बढ़ रही हैं। तो जब लोकतंत्र है नहीं, संविधान नहीं है, तो फिर तो यह राजवाड़ा स्थापित एक कब्जा गुलाम बनाना चाहते हैं यह देश को। वह व्यक्ति इस देश को गुलाम बनाना चाहता है जिसकी आजादी की लड़ाई में कोई हाथ ही नहीं था। आरएसएस नहीं चाहता था कि इस देश को आजादी मिले, वह अंग्रेजों के साथ थे और घुसपैठिया का काम करते थे, भेदिया का काम करते थे कि इधर आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों की खुफिया जानकारियों को वहां जाकर के बताया करते थे यह लोग। और अगर जब आजादी मिली उसके बावजूद संविधान को आरएसएस ने नहीं माना और हमारे झंडे को नहीं माना उसने। और बात हिंदुत्व और बात करते हैं या देशभक्ति की, राम मंदिर में दान की चोरी कर लेने वाले हिंदुत्व और मंदिर की बात करते हैं।
हिंदुत्व की परिभाषा इन्होंने बदल दिया। इस देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपने जान गंवाए हैं। किसी एक की बकौती नहीं है यह देश हम सबका है। कुछ अंधभक्तों से यह नहीं होगा। तो अब जनता इसको लेकर के आ रही है और विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। इंडिया गठबंधन बना, लेकिन इंडिया गठबंधन कहां है? क्यों अकेली कांग्रेस सड़कों पर दिख रही है? क्यों बाकी के लोग नहीं दिख रहे हैं? कोई पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहा है, कोई पर्दे के बाहर से अपनी पार्टी से भेज दे रहा है, बाद में कह रहा है कि हमारे तो नेता टूट गए। सब मिले हुए हैं। अब कांग्रेस अकेली लड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब संयुक्त राष्ट्र ने इस पर संज्ञान ले लिया और वहां के फैसले में मोदी सेटलमेंट मोदी का नहीं चलेगा। और चुनाव आयोग क्या बैंड लगता है भारत पर, किस चीज का, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। नजरें इस पर बनाए रखिएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का यह नोटिस मोदी को बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में, और बहुत जल्द इस पर एक्शन होने जा रहा है। अब पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हो गए, थूक रहे हैं लोग। क्या हालत बना दिया 12 सालों के अंदर। और यह बात विकसित भारत की करते हैं, नर्क बना दिया इस देश को। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, वह तो बताइएगा। लेकिन मोदी और ज्ञानेश को लेकर के आपकी राय क्या है, वह भी बताइएगा। और अब जनता मोदी के इस्तीफे की मांग करने लगी है कि अब इस्तीफा दीजिए। और जब करोड़ों जनता सड़क पर आती है तो 100%, 1-2% नहीं, 100% इस्तीफा सरकार का होता है। पड़ोसी देश उदाहरण है और इस सरकार को उससे सीखना भी चाहिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।